मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, नए ऊर्जा और उत्साह के साथ आज विशेष और विशेषण के अगले क्रम में मैंने यहां तक बता दिया था आपको सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, और सार्वनामिक के बाद में मैंने गुणवाचक विशेषण बता दिया था। तो 2 मिनट के लिए मैं इसका रिवीजन करा देता हूं आपको कि मैंने बताया था कि सार्वनामिक विशेषण जो होता है वह जब हम आपको बता रहे थे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, आपको याद होगा कि पिछले वीडियोज में मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतात्मक सर्वनाम या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। तो उसके उसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे जब आप सर्वनाम पढ़ रहे थे तो सर्वनाम की बात सर्वनाम तक थी, संज्ञा की बात संज्ञा तक थी, लेकिन मैंने आपको परिभाषा बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम से की ही विशेषता विशेषण बताता है। ठीक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जैसे इसके भेद बताया था कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ये कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला भेद में मैंने बताया था आपसे कि सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक में मैंने बताया था कि जो मूल सर्वनाम से बने विशेषण हैं उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके लिए बताया था हमने कि इसमें यह और वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह वह जब पढ़ रहे थे आप, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जब आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मूल सर्वनाम है। तो यहाँ से वो प्रश्न कर सकता है कि यह किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बता सकते हैं कि यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अगर पूछे वह किस प्रकार का विशेषण है तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वाक्य से भी पूछ सकता है कि यह कलम मेरी है, तो इसमें किस प्रकार का विशेषण है, यह किस प्रकार का विशेषण है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। इसके बाद में यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताया था कि जैसे इन मूल सर्वनामों में अगर कुछ उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ता है तो यौगिक बन जाता है। जैसे हमने कहा इसे या ऐसा या वैसा, इसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको, लेकिन मैंने कहा कि 2 मिनट में आपके लिए मैं ये जो भी पढ़ा है आपने रिकॉल करा देते हैं। फिर मैंने बताया था कि गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के मैंने बताया था कि 7 भाग होते हैं। ये सवाल पूछा भी गया लोक सेवा आयोग में कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आप 7 प्रकार बताएंगे। ये 7 प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख रहे होंगे आप। तो इसके बाद में गुणवाचक में भी एक गुणवाचक है। जब आप भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा ना दिखाई पड़ती है ना स्पर्श की जा सकती है। तो आपको पता होगा कि जितना भी गुणवाचक विशेषण है ये आप इसी के अंतर्गत आता है। अब इसमें अगर वो विकल्प के रूप में यहाँ से सवाल पूछेगा तो आपको यहाँ से बताना है। अगर वो डायरेक्ट गुणवाचक लिख देता है तो गुणवाचक बताना है। गुणवाचक बताया था मैंने कि जैसे कि कोई कह दिया कि जैसे क्रोध, तो क्रोध संज्ञा है तो क्रोधी बन गया तो क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। मैंने कहा था कि दयालुता, तो दयालुता संज्ञा है यानी विशेष है। अगर मैंने कह दिया कि दयालु तो दयालु विशेषण है। तो ऐसे मैंने बताया था आपसे कि ये गुणवाचक हो गया। इसके बाद कालवाचक बताया था कि समय का बोध होगा। जैसे आज, कल, परसों, नरसों, पुराना, नया, प्राचीन, अर्वाचीन, ये शब्द क्या है, ये कालवाचक विशेषण है, समय को बताते हैं। ऐसे आप देख लीजिए स्थानवाचक विशेषण के बारे में मैंने बताया था कि किसी स्थान को डिनोट करेगा। जैसे हमने कहा भारतीय, अमेरिकी, जापानी, चीनी, ये शब्द क्या है, ये शब्द बताता है किसी स्थान को डिनोट किया जा रहा है, तो ये स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने बताया था आकारवाचक। आकारवाचक का मतलब होता है किसी आकार को बताएगा। जैसे तिकोना है, तिरछा है, टेढ़ा है, सीधा है, ठीक बेलनाकार है, जैसा उसका आकार होगा वैसा इसको हम डिनोट कर देंगे और उसको बता देंगे ये आकारवाचक है। दशावाचक बताया था कि दशा में जैसे मान लीजिए आज आप गरीब हैं तो कल अमीर हो सकते हैं। अगर आज आप
रोगी हैं तो कल निरोगी हो सकते हैं। अगर आज आपकी कोई चीज़ घना है तो कल विरल हो सकता है। कोई कुत्ता पालतू है तो कल जंगली भी हो सकता है। ये उसकी दशा है। दशा बदलने से उसकी दशा बदल जाएगी। तो जैसे आप शब्द बदलेंगे तो ये दशावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो दशावाचक में और आकारवाचक में थोड़ा अंतर आप समझे रहिएगा। आकार देख करके बताया जाता है। मैंने बताया था आकार क्या है, सुंदर आकार है, सुंदर गुण नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सवाल, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो सुंदर आप बताएंगे कि ये आकारवाचक विशेषण है। ठीक। इसके बाद में रंगवाचक बताया था मैंने कि जितने भी दुनिया में रंग हैं वो सब रंगवाचक विशेषण हैं, चाहे वो नीला, पीला, हरा, गुलाबी जितना भी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर बताया था कि द्रष्टव्यवाचक, मैंने बताया था कि कोई शब्द किसी प्रकार का विशेषण हो, अगर उसमें ऐसे हाइफन लगा करके आपने लिख दिया, जैसे मैंने कहा छोटा सा, तो ये सा लग गया या सी लग गया, तो ये द्रष्टव्यवाचक, यानी किसी विशेषण को कम कर देने वाला शब्द द्रष्टव्यवाचक विशेषण कहलाता था। ये आपको मैंने इतना पिछले वीडियो में बता दिया था। आज आपको पढ़ना है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण देख रहे होंगे कि इसकी परिभाषा ये होती है कि जिस विशेषण शब्द से किसी प्रकार की संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी शुद्ध परिभाषा है। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। जैसे लिखा मैंने निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस संख्यावाचक विशेषण के दो भाग हैं। ठीक। अब आपको पढ़ना सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहला पार्ट है गणनावाचक। गणनावाचक में आपने पढ़ा होगा, जिससे मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप पढ़ते रहते हैं कि पूर्णांक है कि अपूर्णांक है। तो गणनावाचक के दो भाग हैं। जैसे आप लिखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 50 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000, ये क्या है, ये पूर्णांक को बताता है। तो इसका एक क्या उदाहरण हो गया, पूर्णांक बोधक सवाल पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न करेगा कि 50 रुपये किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना होगा कि पूर्णांक बोधक है। अगर पूर्णांक बोधक विकल्प में नहीं है तो आपका उत्तर होगा गणनावाचक। अगर गणनावाचक विकल्प में नहीं है तो आपका उत्तर होगा निश्चित संख्यावाचक। अगर निश्चित संख्यावाचक विशेषण में नहीं है तो संख्यावाचक होगा। ये विकल्प आपको देखना पड़ेगा कि विकल्प में क्या दिया है। अगर वो यहाँ से भी पूछ सकता है, 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 तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक। तो यानी कि जो निश्चित डिजिट में जो संख्या लिखी है वो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है। इसके बाद में देखिए आप अपूर्णांक बोधक लिखा गया। अपूर्णांक मतलब है कि जो संख्या पूर्णांक में ना हो, यानी अपूर्णांक हो। जैसे आप पढ़ते रहते हैं 1/3, 2/4, 1 सही 1/2, ये क्या बताता है, ये अपूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक नहीं। जैसे 0.25 ऐसे लिख दिया कि 0.25, तो इसका मतलब है कि ये पूर्णांक नहीं है, ये अपूर्णांक हो गया। तो सवाल पूछेगा कि 0.25 किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना होगा कि ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अब अपूर्णांक दे या वो गणनावाचक दे या निश्चित संख्यावाचक दे या इसमें चारों विकल्प दे सकता है। ठीक। तो चारों देगा तो इसका मतलब है आपको सबसे नज़दीक वाला विकल्प सही करना होगा। तो यानी कि लिखना होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक। ये आप समझ गए होंगे इतनी बात। इसके बाद देखिए अगला लिखा है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक मतलब होता है कि जब आप पढ़े होंगे इंग्लिश में सीरियल वाइज, तो किसी चीज़ को आप जैसे बोलते हैं सीरियल वाइज बैठ जाइए, तो सीरियल वाइज बैठे तो कैसे बैठेंगे, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर आप इसका उदाहरण नोट कर सकते हैं। पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, आठवां आएगा, 10वां आएगा, 100वां आएगा। यानी कि जिसमें आप क्रम की बात करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रमवाचक विशेषण। ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि क्रमवाचक शब्द आएगा। ऐसे यहाँ से कम 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, इतने से ही चार्ट से आपके प्रीलिम्स में कम से कम 4 या 5 प्रश्न कर सकता है वो, और करेगा भी, निश्चित तौर से करेगा। अगर आप ये समझ लेंगे इसके बाद में तो हम और टॉपिक बताएंगे ही कैसे क्या पढ़ना है आपको।
तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना भी आप सोच सकते हैं, ये सब क्रमवाचक विशेषण है। ठीक, समझ गए आप। इसके बाद में देखिए आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जैसे आप बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में कि सिग्मा एफ डी बटे एन समांतर माध्य का फार्मूला है ये, तो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें लिखा जाता है बारंबारता। ठीक, तो ये किसी चीज़ का गुणज है। गुणज का मतलब होता है किसी चीज़ में गुणा कर दिया गया है। तो गुणा का मतलब कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा रहेगा दुगुना, तिगुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना। ये गुना शब्द अगर आ गया तो आपको समझना है ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक, समझ पाए बात हमारी। इसके बाद में आपको देखना है कि अगला विशेषण है समुच्चय बोधक या समुदाय बोधक। इस दोनों शब्द में से कोई शब्द पूछ सकता है। जैसे पूछेगा समुच्चय बोधक, हो सकता है वो समुच्चय न लिखे समुदाय लिख दे, तो आपको समझे रहना कि दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि किसी चीज़ को अगर आप किसी समुदाय का बोध कराए, ऐसा विशेषण शब्द जो किसी समुदाय या समुच्चय का बोध कराता हो, समुदाय बोधक या समुच्चय बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं दोनों, तीनों, पाँचों, 10, 8। ये सारे सवाल ऐसे ही किए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है संख्यावाचक विशेषण। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण आप नोट कर लिए होंगे। देखिए बोर्ड पर मैं सब चीज़ नहीं लिख सकता, तो मैं जो बोल दे रहा हूँ उसको आप, मैंने पहले भी बताया था आपसे कि आप एक कॉपी कलम रखिए और तब वीडियोज़ को देखा करेंगे और जो भी ज़रूरी चीज़ें उसको नोट कर लेंगे। आप नोट कर लेंगे, आपके पास एक बढ़िया नोट बन जाएगा और आप उसको बराबर देख सकते हैं और बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये आप समझ गए होंगे, उदाहरण मैंने बता दिया दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, 6, 7, 8, 10। इसके बाद में देखिए प्रत्येक बोधक लिखा है। प्रत्येक बोधक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें होता है प्रत्येक रोज, इसका उदाहरण है प्रत्येक रोज। फिर लिखा रहेगा हर रोज, ये इसका उदाहरण है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जाने रहिए, समझे रहिए, कभी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक, अब देखिए इसके बाद में लिखा हुआ है, इसका एक पार्ट और है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है कि जो निश्चित संख्या न हो। ठीक, तो निश्चित संख्या ना हो तो इसके लिए क्या करेंगे आप? जैसे हम लिखेंगे 1.25 रुपये, ऐसे लिखा रहेगा 1.25, 2.5 ऐसे लिखा रहेगा, 2.25, 1.5 ऐसे लिख देगा। पूछेगा कि किस प्रकार का विशेषण है। ठीक, लिखेगा 1.25, 2.5, आधा, कुछ। ठीक है, लिख देगा कुछ रुपए, लिख देगा कि बहुत रुपए। तो ये क्या बता रहा है? ये संख्या तो है लेकिन ये अनिश्चित संख्या है। लिख देगा बहुत लोग, ठीक, बहुत लिख देगा अधिक लोग। तो ये लोग बता रहा है, अधिक संख्या तो बता रहा है लेकिन ये निश्चित डिजिट नहीं बता रहा। तो इसका मतलब है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसका उदाहरण आप नोट कर सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए मैंने एक विशेषण और लिखा है परिमाण बोधक विशेषण। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं लेकिन आप जान लीजिए, अगला है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण के 2 भाग हैं। एक निश्चित परिमाण बोधक है और एक अनिश्चित परिमाण बोधक है। जब आप द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ या द्रव्य के माप तौल का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जब वो द्रव्यवाचक संज्ञा विशेषण में परिवर्तित होती है तो वो परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि परिमाण बोधक विशेषण के 2 भाग हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो पहले निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के बारे में जान लीजिए। इसकी परिभाषा होती है जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का बोध होता हो उसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं।
ये इसकी परिभाषा हो गई। अब निश्चित परिमाण का मैंने बताया था कि माप तौल का बोध होगा, तो क्या लिखा रहेगा, लिखा रहेगा जैसे 1 लीटर दूध लिख दिया गया। मैं यहाँ पर उदाहरण लिख दे रहा हूँ, 1 लीटर दूध, फिर लिख देगा 5 किलो घी, 5 केजी घी लिख देगा। ये निश्चित परिमाण को बता रहा है, यानी कि ऐसा विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या द्रव्य के माप तौल का बोध होता हो। ठीक, माप तौल का मतलब जैसे आपको मैंने बताया भी था कि घी लिख दे, दही लिख दे, तेल लिख दे, पानी लिख दे, कपड़ा लिख दे, लोहा लिख दे, सोना लिख दे, चांदी लिख दे, कुछ भी लिख रहा है अगर वो परिमाण है तो परिमाण बोधक विशेषण होगा, और अगर डिजिट में लिखा है तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए, अगर किसी संख्या को वो अनिश्चित रूप में लिख रहा है, जैसे हमने बोल दिया कि कुछ दही, तो वो क्या होगा, तो वो अनिश्चित परिमाण हो गया। परिमाण तो है लेकिन वो निश्चित नहीं। हमने कहा कुछ पानी, बहुत दूध, तो ये निश्चित नहीं बता रहा है तो परिमाण निश्चित रूप से परिमाण है, लेकिन ये संख्या निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। ठीक, तो ये मित्रों आपको ये चार्ट आपको पता चल गया होगा। चार्ट से आप देखिए, आपको मैंने बताया है वासुदेवनंदन की किताब से विशेषण पढ़ना है आपको, इसके अलावा किसी किताब को टच नहीं करना है। मैं बताता रहूँगा कि किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ करना क्या होगा कि आपको हमारे वीडियोज़ को देखते रहना है, और कोशिश करके अगर आपने नोट बना लिया तो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। इसलिए कि मैं बोर्ड पर सारी चीज़ नहीं लिख सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, बता देता हूँ ऐसे ही ज़बानी, तो आप उसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद में मैं अगला जो टॉपिक बताऊँगा वो टॉपिक होगा नेचर ऑफ क्वेश्चन, कि जैसे मैंने बताया आपसे अभी कि इससे 4-5 क्वेश्चन किया जाएगा, इतने टॉपिक से ही 4-5 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि मेरे वीडियोज़ को आप कितना देख पाते हैं। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से कर दिया, कल मैं क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जाएगा वो मैं बताऊँगा। इसके बाद में मैं कुछ कठिन शब्दों को विशेषण लिखवाऊँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि विशेषण कैसे छांटेंगे आप। बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं तो आप ये नहीं जान पाते ये विशेषण लिखा है कि विशेष लिखा है, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। मैं उस ट्रिक पर आपको जब ले चलूँगा तो आपका ये सारी जो समस्याएं हैं ये क्लियर हो जाएगी, और आप बहुत धड़ाधड़ विशेष निकाल लेंगे, विशेषण निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी मित्रों। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहें और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। और अगर आपको हमारा वीडियो कुछ उपयोगी लगता हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।